हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाखा तिवारी। बेटा, इसमें हम क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। बेटा, ये क्वेश्चन मैं बहुत जगह से लाई हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आज हम करेंगे 41 टू 80 क्वेश्चन। आपको टारगेट वही 10 मिनट का ही रखना है बेटा, इससे ज्यादा नहीं रखना है और आपको इसमें कर देना है। ठीक है, चलिए, मुझे समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन आपको विद इन 10 मिनट ही करना है। चलिए, हमारा टारगेट है इसे कंप्लीट करना। ओके, क्वेश्चन नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति। मतलब ये जो है तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में ये क्या कहलाता है? जलवायु, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और मौसम। तो हम किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता और ये संबंध में वातावरण प्रतिदिन उस स्थान का चेंज होता है स्थिति, तो उस स्थान को हम मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थान को हम मौसम कहते हैं। तो ये एक अच्छी और मतलब ये कहेंगे कि सिंपल और अच्छी क्वेश्चन थी। ठीक है, नीचे आपको ये पता होना चाहिए कि मौसम किसे कहते हैं, वेदर और क्लाइमेट में अंतर, यानी मौसम और जलवायु, पर्यावरण, परिस्थिति क्या होता है, ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है। चलिए, दूसरा देखते हैं। दो कथन दिया हुआ है, आपको इसमें से विकल्प बताना है। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आपको कथन भी दिया है, संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक जो होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये सिंथेटिक संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो ये बताइए, दोनों ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? ये तो सही बोला है कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ये होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि प्राकृतिक रेशे जानवर और पौधों, जानवर और खनिज स्रोतों से प्राप्त जो रेशे होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है। और कुछ रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक या संश्लेषित कहते हैं। तो दोनों सही है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। तो ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन बेटा क्लाइमेट से उसमें आपको दिया हुआ होगा चैप्टर जो है विज्ञान का, मेरे समझ से 3 या 4 वाले में होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट में बदला जा सकता है? बेटा देखिए, ये मेटल से आ गया। आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें मेटल कौन है। जो मेटल होगा, मेटल का एक क्या गुण होता है? मेटल के गुण होते हैं कि मेटल और नॉन मेटल, आप जानते हो, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। तो क्या होता है कि ये जो मेटल होते हैं इनमें गुण होता है कि वो डक्टाइल होते हैं, लेक्चर होते हैं, यानी कि इससे पतली तार, यानी कि इसे पतली से पतली तार में बनाया जाता है। और इसको बेटा पीटा जा सकता है, इसको पीट पीट कर पतली चादर में भी। ये सारे किसके गुण है? ये सारे गुण है मेटल के। ठीक है, और नॉन मेटल में ये सब नहीं होता है। तो आप इसमें देखो कि जस्ता दिया है, सल्फर दिया है, फास्फोरस दिया है, ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। फास्फोरस क्या है? आप सल्फर क्या है? आपको पता है कि नॉन मेटल। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जस्ता, फर्स्ट, यही मेटल है। विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु से कौन सा रोग होता है? इसमें बताइए, विषाणु से कौन सा रोग होता है? जीवाणु और विषाणु आप पढ़े थे ना, जीवाणु कल बताई थी, आज विषाणु से लाई हूं। तो विषाणु से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो आपको विषाणु से होने वाला कॉमन कोल्ड यानी सामान्य सर्दी, ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, टाइफाइड तो हमने पढ़ा था, टाइफाइड किससे हो रहा था? आपको उससे, जीवाणु से हुआ था। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। ये बताओ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण क्यों होती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है उसमें जलवायु उष्ण जलवायु क्यों होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। इसमें क्या है, आपको जो जिससे कॉमन कोल्ड होता है उसका आपको नाम भी उस वायरस को बता देती हूँ। उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस हो सकता है पूछ ले, इसलिए मुझे अभी ध्यान आ गया तो बता दी। ठीक है, इस वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, अब चलिए, उष्ण कटिबंधीय का पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि वो आसपास भूमध्य रेखा, क्योंकि इसकी अवस्थिति जो होती है कि आसपास होती है भूमध्य रेखा के। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध, ये आपको बताई थी मैं ऐसे बना करके,
आपको ग्लोब बनाई थी, तो आपको बताई थी कि ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ये कर्क रेखा होता है, ये कर्क रेखा मान लो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये मकर रेखा होता है। ठीक है, तो इसके बीच में भूमध्य रेखा होता है, ये भूमध्य रेखा इसके बीच में होता है। सहारा रेगिस्तान ग्रह का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, ये एक चीज इसमें क्वेश्चन और ऐड कर लो आप लोग कि सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, रेगिस्तान मैं बोलते जा रही हूँ तो आप लोग अपने में लिखते जाना। सहारा रेगिस्तान ग्रह का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, भूमध्य रेखा से दूर है, उष्णकटिबंधीय में स्थित है, इसलिए यहाँ से ये रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे स्थित है, तो उष्णकटिबंध में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आप लोग अपने से लगाते चलना, ठीक है, और बाद में अगर मान लो अभी सुन रहे हो तो बाद में इसको आप करके टारगेट रखना कि 10 मिनट के अंदर ही हो जाए। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब बताइए, समुद्र और महासागरों की गहराई जो मापते हैं उसके लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो फेदोमीटर। किसका यूज करते हैं? फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या है कि एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ध्वनि तरंग की सतह से नीचे तक यात्रा करने और उसकी प्रतिध्वनि वापस आने में लगने वाले समय तक की पानी की गहराई को मापने के किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको फेदोमीटर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य आपको दिया गया है, उसमें से आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए वक्तव्य पढ़, अभिकथन, कुछ अभिकथन है उसका कारण बताए। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु और रोगजनक कहते हैं। तो बताइए, ये अभिकथन हुआ, ये इसका कारण है। कारण और अभिकथन दोनों सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव कई प्रकार के हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है मनुष्य, पौधों और जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम रोगजनक कहते हैं। रोगजनक टैक्सोनॉमिक रूप से व्यापक रूप से विविध है। इसमें वायरस, बैक्टीरिया कुछ होते हैं, आप इसमें पढ़ोगे कुछ क्या होते हैं कि एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय मोनोसेलुलर होते हैं, कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, मोनोसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की लार में कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन मैं देखिए इसको घुमा फिरा करके 3-4 तरह से पूछा है, तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमाइलेज होता है। कौन सा होता है? एमाइलेज होता है, एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज। तो ये अल्फा एमाइलेज क्या करता है कि ये एमाइलेज जो है स्टार्च को, स्टार्च स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और इस स्टार्च का पता है कंप्लीट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी जो छोटी आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे इसका कंप्लीट जो होता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हो जाता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, ये स्टार्च से माल्टोज बना अल्फा एमाइलेज से, और माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जल अपघटन यानी कि जो होता है इसका अवशोषण कर देता है। ठीक है, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क का गठन करता है। अब बताइए कौन इसमें से है लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का? यानी कि आप मान लो कि बहुत सारे जो आपको कंप्यूटर हैं वो एक चीज से चलते हो। ठीक है, एक चीज से हम ज्वाइन कर दे तो बहुत सारे कंप्यूटर चलने लगेंगे, तो इसमें से वो कौन सा है? तो इंटरनेट है। अगर आपके पास देखते हो आप वाईफाई लगवा देते हो तो आप उससे बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे कुछ भी चला सकते हो, तो वो क्या जरूरी चीज है? इंटरनेट का गठन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नीचे देखते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर साल, हर 2 साल, कितने साल पर? हर 3 साल पर, हर साल 4 साल पर। तो आप बताइए, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और यह जो विघटन है, विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि हर 2 साल में
1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? हर 2 साल में। कितने साल में? हर 2 साल में। और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों के साथ बदल दिया जाता है। यहाँ पे नए निर्वाचित सदस्य ला दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण दिया है, इसको पढ़ लीजिए। अभी कथन क्या है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, यानी मनुष्य भी और सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो भोजन नहीं बना सकते, असमर्थ है। मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ये अभी कथन है, ये कारण है। तो अब आप बताइए कि ये अभी कथन में कह रहा है कि असमर्थ है और उसका कारण बता रहा है कि मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से प्राप्त करता है। तो ये आपको क्या लग रहा है? ये कथन तो हमारा दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं किया है। यहाँ मनुष्य के बारे में बताया लेकिन उसकी डिपेंडेंसी इसमें बता दिया। इसमें असमर्थता जताया तो उसका रीजन बताना चाहिए कि क्यों असमर्थ है, तब सही दोनों होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बात दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत किया हुआ है। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी होती है। ठीक है, अब बक्सर के युद्ध में आपको एक चीज इसमें बता भी दूं कि आप जानते हो ना, फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? हमारे पौधों में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे क्या होते हैं? भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं पौधे, और इसी भोजन को डायरेक्टली क्या होता है या इनडायरेक्टली सभी जीव जंतु जितने भी होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, मनुष्य बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अच्छा, बक्सर में जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव, बेसीटॉट, हेक्टर मुनरो, आयरकूट। कौन किसने किया था? आप इसमें बताइए। तो इसमें किए थे हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई में 22 अक्टूबर किसने को? 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की कमान इनके हाथों में थी। और ये किसके बीच लड़े थे? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं, अवध के नवाब और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच लड़ाई लड़ी गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें जीती थी। तो मैंने जितने नाम बोले कि किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये भी आपको नाम आना चाहिए। ठीक है, गिरनार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गिरनार पहाड़ियां आपको बताना है किस राज्य में है। तो इसमें आपको बेटा पता होना चाहिए, गिरनार जो है, इसको देखो ध्यान से पढ़ लो, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो गिरनार जिसे रेवतक पर्वत के नाम से भी, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो रेवतक पर्वत। रेवतक पर्वत, गिरनार को रेवतक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जाना है। गुजरात के जूनागढ़, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सेकंड, गुजरात। गुजरात के कहा? जूनागढ़। जूनागढ़ जिले में पहाड़ों का यह समूह है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है गिरनार, इसके बारे में समझो कि गिरनार 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है जिसे विभिन्न जैन तीर्थकरों के पंच कल्याण को के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? शहीदी दिवस, शहीदी दिवस पता है बेटा, इसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये बहुत जगह पूछा गया क्वेश्चन है। तो शहीदी दिवस बेटा ये गुरु तेग बहादुर जो थे उससे संबंधित है। इसमें क्या था कि इस्लाम स्वीकार न करने के लिए मुगल राजा औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था। ये तेग बहादुर का आप जाओगे तो यहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर भी उनका बनवाया गया है, शायद आप देख लेना। तो दिल्ली में सिख पवित्र परिसर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तेग बहादुर के निष्पादन और दाह संस्कार के स्थानों पर चिन्हित करते हैं। तो ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है इनका। और ये जो इनका 24 आपको डेट बताई थी मैं कि किस दिन मनाया जाता है, तो 24 नवंबर को, आप ये डेट भी याद कर लो, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को याद के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको डेट भी याद होना चाहिए। ठीक है, आप इसे सिर्फ 1 से 2 बार करना, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बार खुद से करना बेटा, खुद से करना तो आपका एकदम ये तैयार हो जाएगा। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं है? इसमें कौन सी ऐसी नदी है जिसका क्या है
कि भारतीय उद्गम नहीं है, तो आपको ब्रह्मपुत्र, इसमें से कौन है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत में है। इसका उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत में है, तिब्बत में है। ठीक है, यह हिमालय में कैलाश पर्वत श्रृंखला में 5300 मीटर की ऊंचाई पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और चिनाब, अब इसके बारे में भी आप पढ़ थोड़ा जान लो, चिनाब कहाँ से निकलती है, इसका ऑप्शन तो आपको सेकंड है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा था तो हमने बता दिया। अब उद्गम स्थान जान लो, इसका तो तिब्बत से है। चिनाब का कहाँ से है, तो चिनाब का है बारालाचा दर्रे, बारालाचा दर्रे के पास से है, दर्रे के पास से। ठीक है, और आपको उसके बाद महानदी का पता होना चाहिए। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से तलहटी से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत की तलहटी से। आप इस यहाँ पे लिख लो, सिहावा पर्वत की तलहटी से निकलती है। और रावी जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश के, रावी का लिख लो, रावी कहां से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की मुल्तान तहसील में हिमालय से निकलती है। आप लिख लो कांगड़ा, कांगड़ा जिले की मुल्तान तहसील, ये भी लिख लेना। ठीक है, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सा गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, भूमंडलीय वर्धन में, तापवर्धन में। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में आप ध्यान से सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, मानव की गतिविधियां जो भी होती है उनसे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा उत्सर्जित होता है, इसलिए ये भूमंडलीय तापवर्धन में प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपको दो क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है, आपका एक तो साधारण नाम हो गया, और हो सकता है कि इसमें आपको फॉर्मूला भी पूछ दे। तो जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। कहा गया सोडियम कार्बोनेट, आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये तो हो गया कपड़े धोने वाले सोडा का। अब अगर कोई पूछ दे खाने वाला सोडा, तो उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा जो कि केक वगैरह बनाने में यूज होता है, बेकिंग सोडा बोलते हैं। और एंट एसिड के रूप में, जब एसिडिटी हो जाती है तो एंट एसिड के रूप में भी ये यूज होता है। NaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको आप देख लेना बढ़िया से। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। आप यहाँ पे धोने वाला ही पूछा था, तो Na2CO3। फल का परिपक्व डैश है, फल एक परिपक्व डैश है, क्या है, परागकोश है, वर्तिकाग्र है, परागकण है, अंडाशय है। तो फल क्या होता है, अंडाशय होता है। एक परिपक्व क्या होता है, अंडाशय। आप जब पौधे निषेचन के बाद क्या होता है, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित होता है। तो पका हुआ फल क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, और बीज बीजांड से विकसित होता है। अगर मान लो अगला क्वेश्चन पूछ ले कि बीज किससे होता है, तो आपको लिखना है बीजांड से विकसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है इसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो आपका इसमें क्या है, आपका कर्नाटक। ऑप्शन कौन सा सही, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक। तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चामराज नगर में है। किसमें है, चामराज नगर में स्थित है, चामराज नगर में स्थित है। और ये दक्षिण भारत में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास है। ये जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में किया। ये जो उन्होंने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये किसके, रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। ये रोलेट एक्ट क्या था, तो आप इसको एक नाम और से जानते हो, यहाँ पे इसे काला कानून भी कहा गया, काला कानून, काला कानून भी कहा जाता है, कहा जाता है। इस रोलेट
रोलेट एक्ट को। इसमें क्या था कि इनकी मन मर्जी, हम जैसे नहीं कहते हैं कि हम अपनी मन का करेंगे, जैसे मान लो कि अगर शक हो गया तो ये क्या करते थे कि जबरदस्ती उन्हें उठा पकड़ करके ले जाते थे और जेल में बंद करके मारते थे, यानी जबरदस्ती अपनी वाली कराने वाली ये एक एक्ट। याद कर लो कि रोलेट एक्ट क्या था कि अपनी मनमानी करने वाली एक्ट, अपने मन से अगर मुझे क्या हो गया, शक हो गया, तो मैं उठा करके ले जाकर जेल में बंद करके मारूंगी, ऐसा था। ठीक है, तो ये इसको ऐसे ही याद करना तो आपको जल्दी याद रहेगा। नीचे आपको दो कथन दिया है, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन, बलुई मृदा सुवातित होती है, ठीक है, और बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो कारण दिया है और जो आपको अभिकथन दिया है वो सत्य है कि असत्य है। तो इसमें देखो, जो हमारा ऑप्शन सही है, थर्ड सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। इसके मृदा के कण जो होते हैं वो छोटे नहीं होते हैं, रेत के कण जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनके बीच क्या होता है, बड़ा स्थान खाली रहता है। वे स्थान हवा से भरे होते हैं जिसके कारण रेतीली मिट्टी अच्छी तरह हवादार होती है। आप देखोगे कि इसको ना, मिट्टी के कण तीन प्रकार के होते हैं, आपको मिट्टी के कण के तीन प्रकार पता भी होना चाहिए। एक होता है रेत, गाद और मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आप इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा, राणा प्रताप सागर, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, टिहरी बांध, कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा बांध है भारत का? तो वो कौन सा है, तो टिहरी बांध है। और दूसरा पूछे तो भाखड़ा, ये दूसरा है, ठीक है, सबसे ऊंचा दूसरा हो जाएगा, लेकिन पहला पूछा है तो टिहरी बांध भारत का। और विश्व का अगर पूछेगा तो ये 8वां है, विश्व का 8वां है। ठीक है, और एक और इसमें भाखड़ा नांगल के बारे में जान जाओ कि भाखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। ये सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध भी है, सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। कौन, तो भाखड़ा नांगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किसने किया? तो तार का आविष्कार सैमुअल मॉर्स ने किया था। कितने में किया था? तो 1837 में किया था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसने स्वराज के लिए अंग्रेज के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। कौन है इसमें से जिन्होंने ऐसा किया? तो इसमें से कौन है वो? मैडम भिकाजी कामा है वो। कौन है वो? वंदे मातरम एक भारतीय राष्ट्रगान प्रकाशन था जिसकी स्थापना मैडम भिकाजी कामा ने की थी। किसने किया था? मैडम भिकाजी कामा। आपको ये बोलते समय सुनते समय याद हो जाएगा। इसका प्रकाशन जो होता है किसमें? पेरिस इंडियन सोसाइटी द्वारा सितंबर 1909 में पेरिस में शुरू हुआ। ये भी ध्यान रखना, कब शुरू हुआ और कहाँ हुआ? तो पेरिस में शुरू हुआ सितंबर 1909 में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? ठीक है बेटा, वंदे मातरम किस में गाया गया था? तो ये हमारा हमने तो देख लिया था। चलिए, तो इसमें क्या है कि वंदे मातरम जो है सबसे पहले आपको 1896 में, ठीक है, मुझे लगा कि ये मैं नहीं पढ़ाई इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जो था, सबसे पहले गाया गया? तो 1896 में। 65 गायब हो गया है क्वेश्चन, एक 65 क्वेश्चन था वो गायब हो गया है, नहीं लिख पाए, उसी को मैं ढूंढ रही थी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, छूट गया है। मैं कल या परसों जब कराऊंगी तो उसको करा दूंगी। वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे छूट गया है। 65 नंबर मैं मेंशन कर दूंगी अगले वाले में। ठीक है, बस आप कमेंट कर देना 65 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खान अब्दुल गफर खान के लिए था। ठीक है, एक लाइन में बता भी दे रही हूँ कि खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता था, बच्चा खां कहा जाता था, यही क्वेश्चन था, बच्चा खां और बादशाह खां कहा जाता था। ये 65 क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि छूट गया। ठीक है, और हमने देखा कि वंदे मातरम कब गाया गया था?
तो ये वंदे मातरम जो है 1896 में गाया गया था कोलकाता में। कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में। और किसने गाया वंदे मातरम? तो संस्कृत में लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो पता ही होगा आपको सबको। चटर्जी ने संस्कृत में किया था, ठीक है, और कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती हैं। कौन सी मांसपेशियां सबसे मजबूत होती है? बेटा इसमें जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग आप बताना। वैसे तो सबसे मजबूत बेटा होते हैं आपके जो जबड़े के होते हैं, वो आपके होते हैं मैसेट। मैसेट जो होते हैं, मांसपेशी की परत जो होती है आपकी निचले जबड़े की पेशियों से जुड़ी होती है, ये निचले जबड़े की। तो जबड़ा अगर ऑप्शन होता तो वो लिखते, मैसेट उसका है, वो सबसे होता है मैसेट पार्ट्स कोरोनिडिया नामक मांसपेशी की एक परत। इसका नाम भी पूरा मैंने बता दिया, तो आप इसको शॉर्ट में मैसेट याद रखो, जबड़े की होती है, निचले जबड़े की। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको आंख की पेशियां, हृदय की पेशियां, फेफड़े और गर्दन, तो यहाँ के अनुसार सबसे ज्यादा हो जाएगा हृदय, क्योंकि सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशी हृदय है। यह क्या करते हैं यहाँ के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जबड़े नहीं दिया है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जो हमारा प्रत्येक धड़कन पर 71 ग्राम रक्त पंप करता है, 71 ग्राम रक्त पंप करता है प्रत्येक धड़कन पर धड़कन आप लिख लो, धड़कन, ये आपको याद रहेगा। चलिए नीचे देखते हैं क्वेश्चन। नीचे क्या है हमारा, नीचे दिए गए क्वेश्चन में वही आपको कथन और कथन फर्स्ट और सेकंड है। आपको कथन में है कि दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति होती है। बेटा इसमें क्या है, ये बीमारी नहीं है, ये गलत बोल दिया, और क्षति होती है, तो ये सही बोला है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। क्योंकि डायरिया जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि डिहाइड्रेशन, पानी आपके शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर ये बच्चों में हो जाए तो वो उसके मृत्यु का कारण भी बनता है। तो ये ऐसा नहीं यहाँ बोला, इसलिए ये गलत हो गया। जल मंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में, जलमंडल, वायुमंडल सॉरी। तो वायुमंडल में आप सभी को पता है नाइट्रोजन कितना होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन आपके 78% है, तो सबसे अधिक कौन हो गया, नाइट्रोजन, ऑप्शन फोर्थ हो गया। वैसे ऑक्सीजन पूछे तो 21%, ठीक है, ये ध्यान रखना। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, कोलंबिया। किस दुर्घटना में? कोलंबिया। कोलंबिया, और वो दिन क्या था बेटा, 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003। 16 दिन बिताने के बाद, 16 दिन उन्होंने बिताया था बेटा, और वापस लौटते समय दुर्घटना हो गई कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया दुर्घटना हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, खत्म हो गया सब कुछ उनका, और उनके साथ जो मतलब सहायता के लिए गए थे लोग, वो भी खत्म हो गए थे, 6 या 7 थे बेटा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक आपको मौसिन राम मेघालय है। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन है? मौसिन राम मेघालय। ये आपको याद रखना है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि चेंज हुआ है। और चेरापूंजी भारत का दूसरा सबसे आर्द्र आर्द्र स्थान पूछे, अगर आर्द्र पूछे तो वो चेरापूंजी है, ठीक है। चेंज हुआ, मॉरिसन राम मेघालय आपको याद रखना है। मानचित्र एवं ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? जो मानचित्र और ग्लोब में एक दूसरे को काटती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है। भौगोलिक ग्रिड नक्शों और ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को काटती है, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए ये मैं आपको एक दिन पूरे 6 7 का ऐसे करके आपको भूगोल और वो सभी अलग अलग पढ़ा दूंगी पूरा पूरा। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान द्वारा, तो आप बताइए, भारतीय संविधान द्वारा कितना को दी गई है? 22, ठीक है, 22 दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी को पता होगा, मादा एनोफिलीज के काटने से कौन सी होती है? आपको मलेरिया, मलेरिया होती है। उसके बाद नेक्स्ट हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र था, इसको भी ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी? तो बेटा यहाँ मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन एक चीज मुझे गलत लगा,
आप देख लेना इसको ढंग से। निरुपमा तो सही था, पर प्रथम यही थी, ठीक है, निरुपमा, लेकिन यहाँ पांडे दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान देना, यहाँ पांडे दिया हुआ था, निरुपमा तो सही है, श्रीमती निरुपमा, ठीक है। और ये थी पहली बनी थी। इसके बाद अनीशा दुबे भी है बेटा, अनीशा दुबे भी, ये भी आपको विजय प्राप्त की थी माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। तो ये बिहार के लोग हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से याद कर लो इसको। गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? गंगटोक से नाथुला 54 किलोमीटर, ठीक है। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के नदियां, तालाब, कुआं सभी हैं बेटा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो इसमें बेटा किसका संरक्षण किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, बाघ का। ये बेटा ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ का है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन, मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेती है? तो बेटा मच्छर जो है मनुष्यों को शरीर की गंध से कर लेती है, शरीर की गंध से इसको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आकर्षित होती है, उससे कर लेती है, पसीने से, पसीने के शरीर की गर्मी से, इन सबों से वो क्या कर लेती है? खोज लेती है। तो आज का सेशन इतना ही पर होने देती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।